नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्बागनी, राम राम साहब, वनक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। और आज का दिन जो माहौल बना है पार्लियामेंट में, ओ माय गॉड, देखते लायक था। आशीष जी तो 2.5 घंटे से हिले नहीं। उन्होंने कहा ना मैं चाय पीऊंगा, ना मैं पानी पीऊंगा, ना मैं बाथरूम जाऊंगा। आई विल नॉट डू एनीथिंग। आई डोंट वांट टू मिस अ मोमेंट ऑफ दिस स्पीच। इट वाज सो वंडरफुल, डायनेमिक। बट बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं जो दबे लफ्जों में बोल दी गई और उनके बहुत मायने। तो हम एनालाइज करेंगे आज मोदी जी का भाषण। और मोदी जी के भाषण में आज उन्होंने किस किस को कितना कितना लपेटा है, इस बारे में आशीष भाई, ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी समझदार और प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आज एक बहुत ही मुश्किल काम मुझे करने के लिए आपने आदेश दिया, और वो था मोदी जी की स्पीच का विश्लेषण करना। ही इज अ मास्टर सेल्समैन। गायत्री जी, आज मैं ये समझ गया कि लोग जो उनके भक्त बन जाते हैं वो कैसे बन जाते हैं, वो क्या सम्मोहन शक्ति है उनके अंदर। कि मैं शायद आज कई सालों बाद, गायत्री जी, बिकॉज बीइंग अ मोटिवेशनल एंड ट्रेनर, मुझे बोलने की तो आदत है। मैं 6-6 8-8 घंटा एट अ स्ट्रेच बोल लेता हूं, पर किसी और को सुनना, वो भी 2-2.5 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठ के सुनना, आज बहुत जमानों बाद मैंने ये काम किया। लेकिन मैंने कुछ बड़प्पन नहीं है मेरा, मैंने ये किया। सच ये है, आई वॉज ग्लूड टू चेयर। मैं उठ ही नहीं पाया कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी उठूंगा तो कोई ना कोई कटाक्ष, कोई ना कोई व्यंग, कोई ना कोई धमाका मेरे से मिस हो जाएगा। क्योंकि आज ऐसी पावर पैक्ड वक्तव्य मोदी जी ने आज दिया, जिसके अंदर व्यंग भी था, कटाक्ष भी था, ह्यूमर भी था, मैसेज भी था। मतलब वो दिल और दिमाग से निकला ऐसा मिश्रण था, गायत्री जी, कि किसी भी व्यक्ति को अगर परफेक्ट स्पीच क्या होती है वो देखनी है, तो वो डेफिनेटली आज मोदी जी ने दिखाना। और कांग्रेस को तो मैं कहूंगा खत्म कर दिया उन्होंने। ही रिप्ड कांग्रेस अपार्ट इनटू पीसेस, लिटरली। कोई मतलब कई दिन तक आपके ऑडियंस कह रहे हैं बर्नोल, मैं कहता हूं वो अब बर्न के बाद प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेना, तो भी आज जो उन्होंने निशान दिए हैं, जो चोट दी है कांग्रेस को, उसके जख्म जाने वाले नहीं है, गायत्री जी। गायत्री जी, जो आज उनका मोदी जी का कंपोजर था, जैसे ही देखो, मैं आपको सीरियसनेस, हमने राहुल गांधी को भी कवर किया था, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। आज मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ द हाउस, की आज वक्तव्य 4 बजे सेट था। और आपको यकीन आएगा, दो 2 बजे वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में पहुंच चुके थे। 2 घंटा प्रायर ऑलरेडी न्यूज आर्टिकल में आ रहा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी को वो सुनेंगे। यानी ये उनका कमिटमेंट है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आके बैठे, जो उनका कंपोजर था, गायत्री जी, एकदम संजीदा, एकदम शांत, एकदम स्थिर, कहीं कोई उथल पुथल दिमाग में नहीं। मुझे उनको देख के याद आ गया जैसे बतख होती है ना, गायत्री जी। क्योंकि मैं बुलेट्स तो बताऊंगा, लेकिन बुलेट्स आपके व्यूअर्स कहीं से भी पिक कर सकते हैं। कोई भी न्यूज आर्टिकल खोलेंगे तो मोदी जी के कही हुई स्पीच के की पॉइंट्स 10-15-20 उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने आज 14 पेज लिखे हैं मोदी जी के वक्तव्य के अपने इन हाथों से, उसको कितने अगर मैं कितने थोड़ा सा, पेजेस का नोट्स बनाया आपने 14 आशीष भाई? पेजेस आई रोट 14 पेजेस। ओ माय उनका जब गॉड। स्पीच चल रही थी तो मैं साथ साथ में पॉइंट्स लिख रहा था। ये 14 पेजेस तो सिर्फ पॉइंट्स के हैं। अगर इनको इलेबोरेट करने बैठे तो शायद हमें 5-7 घंटे लग जाएंगे। उतना टाइम मैं आपके व्यूअर्स का नहीं लूंगा, लेकिन आधे घंटे में अपनी बात को खत्म करने का प्रयास जरूर करूंगा। गायत्री जी, उन्होंने स्टार्ट ही किया जनता का आभार करने से, और उसके बाद ईश्वर का आभार करने से, और सबसे बड़ी बात उस ऑपोजिशन का आभार करने से जो इस मोशन को लेके आए। क्योंकि उनका कहना यह था कि ऐसा ही एक मोशन 2018 में भी उनके खिलाफ लाया गया था, और तब उन्होंने विपक्ष को एक काम दिया था कि भैया एक काम करो, तुम 2023 में मेरे खिलाफ ऐसा ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना। और सच में विपक्ष ने अपना काम अच्छे से किया, और आज 2023 में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर से लेके आए। 2018 में इस कही बात का मतलब उनको संदेश देना था कि 2019 में मैं ही आ रहा हूं, और यही काम आज भी उन्होंने किया। गायत्री जी, जब उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखनी स्टार्ट ही की ना, तो उन्होंने क्लियरली ये बता दिया कि भैया यहाँ पे एक बात समझ लो कि जितने सारे ये पार्लियामेंट के अंदर बिल्स पास हुए, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बिल मेरी नजर में कौन सा था? फिशरमैन का।
फिशरमैन भी सबसे ज्यादा कहां के इससे बेनिफिट होने थे? केरला के। और वहीं के एमपी ने यहां के सेशन अटेंड नहीं करे, यानी वो राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे थे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज सेशन। उन्होंने अपना टारगेट, अपना फोकस, अपना प्रे डिसाइड किया हुआ था कि आज कांग्रेस को और खासकर राजकुमार को और उसकी माता को उन्होंने किस तरीके से आज टारगेट करना है। वो फ्रॉम द वर्ड गो उनका समझ में आ गया था। और उसके बाद जब उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर ये कटाक्ष किया तो फिर उन्होंने अगली इमोशनली वो दे डाली अपील कि क्या आपको लगता है ये जनता से विश्वासघात नहीं है? जनता ने एमपीज को चुन के यहां भेजा कि वो हमारे मुद्दे उठाएंगे, लेकिन वो जनता ये नहीं जानती थी कि जिनको चुन के भेज रही है उनके लिए जनता का दुख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सत्ता की भूख इंपॉर्टेंट है। उनके लिए देश का भविष्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनका खुद का राजनीतिक भविष्य इंपॉर्टेंट है। क्या भिगो भिगो के बिना नाम लिए उन्होंने मारना और धोबी पटका देना शुरू किया। और उसके बाद क्या कांग्रेस को लताड़ा उन्होंने, कहते देश की सबसे पुरानी पार्टी, बोलो अगर मजबूर भी हुई किसी के आगे तो एक ऐसी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के आगे जिसकी शर्तों को मानते हुए इन्होंने सारे बिलों को अपोज किया, रिजेक्ट किया, बायकॉट किया। बस हाँ, एक ही बिल को नहीं किया जो उस कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी की वजह से उनकी शर्तों को मान के सबसे पुरानी पार्टी को मजबूर होना पड़ा। वो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल का जिक्र कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने आपको तो लपेटा कट्टर भ्रष्टाचार कह के, लेकिन साथ में कांग्रेस की मजबूरी भी दिखा दी। जो कभी मजबूत हुआ करते थे आज मजबूर हो चुके हैं। कितनी असहाय कांग्रेस हो गई है ये उन्होंने यहां पे दर्शाने का सवाल किया। और क्या मजे से कहते हैं, बोले फील्डिंग तो ये लोग सेट कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था चौके और छक्के एनडीए की तरफ से ही लगने हैं। ये तो जीरो और डक पे आउट होते चले गए। पिछले 3 दिन में मैंने देखा सेंचुरीज तो हमारी ही बन रही है। जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका आज गायत्री जी था ना, अमेजिंग था। सच में मजा आ गया। और कहते हैं बोले आप थोड़ी मेहनत करते, थोड़ी तैयारी करते तो अच्छा लगता। और कांग्रेस को व्यंग करते हुए मालूम क्या कहते हैं, बोले जिनके अपने बही खाते बिगड़े हुए हैं वो हमारा हिसाब मांगने निकले हैं, क्योंकि उनके ऊपर सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं 20 लाख करोड़। ये टोटल I.N.D.A.A करप्शन के ऊपर बैठी है। और मजा तो तब आया जब उन्होंने पिन पॉइंट एक ही व्यक्ति को किया। मालूम किसको? बोलते हैं आज तक जितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं ना, वो सारे अविश्वास प्रस्ताव में ऑपोजिशन जो लेके आता है विश्वास प्रस्ताव, उसके नेता उसको लीड करते हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, जिसका नेता सदन में जो है उसका स्पीकर्स में नाम ही नहीं था। ही वॉज रेफरिंग टू अधीर रंजन चौधरी। और ये अधीर रंजन को कल जान के व्यंग करते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनको भी थोड़ी देर बोलने का टाइम दिया जाए, आखिर ये भी हमारे नेता हैं यहाँ के सदन के। और आज सच में थोड़ा सा टाइम अधीर रंजन को दिया गया जिसमें वो बोले। और मालूम उन्होंने क्या कहा? बोले अधीर रंजन को मालूम नहीं कांग्रेस बार बार साइडलाइन क्यों कर देती है, इतनी मेहनत करता है कांग्रेस के लिए, कहीं कैलकाटा से कोई फोन तो नहीं आ जाता कि इसको बिठा दो, इसको साइड कर दो, हमारा साथ चाहिए तो इसका साथ छोड़ दो। ओए होए, क्या हालत कर दी उन्होंने अधीर रंजन की भरे सदन में। बेचारे को काटो तो खून नहीं, ना तो ये कह सकता है हाँ मोदी जी आप सही कह रहे हो, ना उसका दिल ये कहने को तैयार है कि मोदी जी आप गलत कह रहे हो। क्या लपेटा अधीर रंजन को उन्होंने आज, मजा आ गया गायत्री जी। और फिर उन्होंने अमृत काल के बारे में बात की, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बात की। उन्होंने देश के विकास के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए जो उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और जो संकल्प उन्होंने लिया है इस सिद्धि तक पहुंचाने के लिए, वो सुन के उन्होंने बात की तो सच में बड़ा अच्छा लगा। और जनता का आभार व्यक्त किया कि पिछले 30 साल बाद पहली बार जो बहुमत की सरकार आई है वो बहुमत की सरकार घोटाला रहित सरकार है। ये इससे सबसे बड़ी बात है। रिकॉर्ड एफडीआई बनाई, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया, यूनिकॉर्न बनाए, इस तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने अपने उस सरकार के पॉइंट्स को गिनाए। उनको ज्यादा आज मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमने डिसेक्शन करना है कि उन्होंने आज आखिर किस किस पे ऑपरेट किया और ऑपरेट करके किस किस का इलाज किया। अपनी उपलब्धियां तो निर्मला सीतारमन जी ने भी गिनवाई हैं, उससे पहले इसने क्या नाम है अमित शाह जी ने भी गिनवाई हैं और बहुत सारे लोगों ने गिनवाई हैं। तो वो मुझे लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब मजा तब आया जब उन्होंने
कांग्रेस को फिर से टारगेट करते हुए आज तो मन बना के आए थे कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था ना, आज वो कांग्रेस मुक्त, इसको क्या बोलते हैं, अपना पार्लियामेंट बना के, और सच में वो करके दिखा दिया उन्होंने। थोड़ी देर बाद बताऊंगा कैसे। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को जब लपेटा है ये कह के कि इनके अंदर तो अविश्वास और घमंड इतना आ चुका है कि पूछो मत। और क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोले जब बच्चे को कहीं बचाना होता है ना नजर से, तो काला टीका लगाती थी मेरी माँ भी, आप सबकी माएं भी लगाती होंगी। वही काला टीका की जगह जब इस हमें संसद को बुरी नजर से बचाना हो तो बड़ा अच्छा है, कुछ लोग काले कपड़े पहन के आ जाते हैं। याद आपको थोड़े दिन पहले पूरे ऑपोजिशन ने काले कपड़े पहन के ब्लैक डे मनाया था। ऐसे एक एक शब्द को उन्होंने कहा, बोले मुझे तो आदत है इन लोगों के अपशब्द सुनने की। और मोदी तेरी कबर खुलेगी तो फेवरेट नारा है ऑपोजिशन का, लेकिन मुझे इनके शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जब जिस जिसको ये बद्दुआ देते हैं, इनको वरदान है कि वो बद्दुआ उल्टा हो जाता है। और उसके उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बैंकिंग सेक्टर के, एलआईसी के, हेल के, ऐसा वो कुछ एग्जांपल देके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भैया तुम जो भी कह रहे हो ना, भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, करेगा तो इससे उल्टा ही, तुम जो मर्जी कहते रहो और तुम्हारी बद्दुआ दुआ बन के हमको लगने वाली है। और गायत्री जी, इसके बाद कांग्रेस की अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी, उस टाइम पे क्या थी और आज क्या थी। और उसके बाद उन्होंने 3 गुरु मंत्र दिए, अपनी कामयाबी के 3 गुरु मंत्र, जो सच में मुझे लगता है कि हर बडिंग व्यक्ति को, आपको, मुझे और आपके हर व्यूअर को ध्यान रखना चाहिए। और वो 3 वर्ड क्या थे? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। बोले अगर इन 3 चीजों को अपने जीवन में आप अपना लेते हो, साथ में आपकी प्लानिंग हो, साथ में आपका परिश्रम हो, ये 2 पी साथ में और जुड़ जाएं, तो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म से आप कुछ भी बदल सकते हो। और हम लोग भी इसी गुरु मंत्र से भारत को बदलने के लिए निकले हैं। और वहां फिर से उन्होंने कहा कि इसका ऑपोजिशन का क्या करें, अविश्वास प्रस्ताव जो ये लाए हैं। अच्छा, इन्हें विश्वास है किस चीज पे? इन्हें तो हर चीज पे अविश्वास था। और उनके साथियों के साथ मिलके, जैसे गायत्री जी एक प्लानिंग के साथ आए होते हैं ना, कि वो एक शब्द बोलते थे, एक वाक्य बोलते थे, और फिर उनके पूरे 330 सांसद उसकी जो गर्जना करते थे, क्योंकि अब तक हुटिंग भी शुरू हो गई थी पीछे से, क्योंकि वो बार बार मणिपुर मणिपुर बोले जा रहे थे। और ये अभी दृढ़ संकल्पी थे। जैसे गायत्री जी, वो आपने देखा होगा कई बार, वाइव इसमें डिस्कवरी में दिखाते हैं, शेर क्या है, कहीं जाता है, उसको छोटा सा हिरन का बच्चा दिखता है, वो उसको मुंह में पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर मुंह में पकड़ता है, फिर छोड़ता है। यानी वो उसके साथ उसको मारने से पहले खेल खेलता है, उसको छोड़ देता है, जब थोड़ा सा भाग, वो थोड़ा भागता है, फिर उसको पकड़ लेता है, फिर छोड़ देता है, थोड़ा भाग, फिर पकड़ लेता है। यानी सामने वाले को कैसे फ्रस्ट्रेट करना है, सामने वाले को कैसे इतना मजबूर कर देना है कि वो डिसअपॉइंटमेंट की सारी हदें पार कर जाए। आज यूं ही कुछ खेलने के अंदाज में हमारे मोदी जी थे, जो ऑपोजिशन के साथ आज खेल रहे थे। क्योंकि जहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, वहीं मणिपुर मणिपुर के भी नारे लग रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए, पेशेंस के साथ स्माइल करता हुआ अपने वक्तव्य को रखता चला जा रहा था। और फिर इन्होंने नारे शुरू किए कि इनको जो था, पहली बार जब नारे शुरू किए कि ऑपोजिशन को टॉयलेट्स बनेंगे, इस पे क्या था? सारे बोले अविश्वास। जनधन खाते चालू होंगे, इस पे क्या था? बोले अविश्वास। यहां पे योगा को हम प्रोपेल करेंगे, इस पे क्या था? अविश्वास। स्टार्टअप इंडिया आएगा, इस पे क्या था? अविश्वास। डिजिटल इंडिया होगा, इस पे क्या था? अविश्वास। मेक इन इंडिया होगा, इस पे क्या था? अविश्वास। मतलब जिस तरीके से वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड मोदी जी का एक कोरस शो था, जिसके अंदर स्टार परफॉर्मर वो थे, पर हर एक्टर को पता था कि उसका रोल क्या होना है, किस तरीके से एक टीम परफॉर्मेंस देती है, वो आज देखने का हम सबको मौका मिला। और उसके बाद उन्होंने कश्मीर के ऊपर आए, 370 के ऊपर आए कि वहां पे पहले क्या हालत थी, अब क्या हालत हो गई। पहले हुर्रियत से बातें की जाती थी, आज हम किसी से बात नहीं करते, सिर्फ वहां के यूथ से बात करते हैं। इस तरह से करके उन्होंने फाइनली एक ऐसा नारा दिया, एक ऐसा शब्द कहा। बोले जो विपक्ष वाले हैं ना, इनके पास एक स्पेशल मैग्नेटिक पावर है। वो मैग्नेटिक पावर पता क्या करती है? कोई भी चीज जो एंटी इंडिया हो, कहीं से भी आए, ये उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, और मैग्नीफाई करने के बाद उसको स्प्रेड कर देते हैं। यानी अट्रैक्ट, मैग्नीफाई
एंड देन उसका नैरेटिव बना के उसको स्प्रेड करना। ये 3 काम हमारा विपक्ष, खासकर की कांग्रेस, बड़े अच्छे तरीके से करते आ रहा है। फिर चाहे वो इंडिया को किसी भी लेवल पे डिफेम करना हो, छोटी मोटी कोई भी कंपनी आके, उन्होंने अदानी का नाम नहीं लिया, किसी और कंपनी का नाम नहीं लिया, कोई भी कंपनी किसी भी भारत की कंपनी के बारे में कुछ कह दे, बस उसको यकीन कर लेंगे और उसको मैग्नीफाई कर देंगे और उसको स्प्रेड कर देंगे। वैक्सीन्स का भी यहां उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से वैक्सीन्स के टाइम पे भी ये सब प्रोपोगेंडा किया गया था। भारत की इस पर्टिकुलर बिरादरी को ना भारत पे भरोसा है, ना भारत की जनता पे भरोसा है, ना भारत की कंपनियों पे भरोसा है, ना भारत की आर्मी पे भरोसा है। एयर स्ट्राइक्स के ऊपर उठाए क्वेश्चन को भी लेके आ गए। मतलब एक एक चीज जो आज तक कांग्रेस ने, गायत्री जी, करी है ना, एक एक का चिट्ठा पट्टा खोलना इन्होंने शुरू कर दिया। कांग्रेस की घमंड के ऊपर कई बार इन्होंने वार किया और फिर जब इन्होंने बात करनी शुरू कर दी कांग्रेस के अस्तित्व के लुप्त होने की, तो फिर इन्होंने ग्रुप नारे, जिसको बोलते हैं, शुरू हो गए दोबारा से। गायत्री जी, अब तक जितना मैंने आपको बताया ना, इतना सब इतना क्रिस्प करके बता रहा हूं कि 16 मिनट बीत गए हैं, लेकिन मोदी जी का अब तक 1 घंटा, 1 आवर कंप्लीट हुआ था। मैंने मोदी जी के 1 आवर को 16 मिनट में क्रिस्प करके बताया है। और इसके बाद जो स्लोगनिंग शुरू हुई, क्योंकि अब तक ऑपोजिशन वालों की पेशेंस खत्म हो रही थी, नारे पीक पे थे मणिपुर मणिपुर के, और यहां पे मोदी जी ने अपने नारे शुरू करवा दिए अपने लोगों से। बोले कि तमिलनाडु के लोगों को कांग्रेस पे क्या है, सामने से आवाज आती थी, नो कॉन्फिडेंस। वेस्ट बंगाल, जो कि पिछले 51 साल से कांग्रेस नहीं जीती, वहां के लोगों को कांग्रेस पे क्या है, अविश्वास। यूपी, बिहार, गुजरात 38 साल से नहीं जीती, कांग्रेस पे क्या है, अविश्वास। त्रिपुरा 35 साल से नहीं जीती, क्या है कांग्रेस पे, अविश्वास। उड़ीसा 28 साल से, नागालैंड 25 साल से, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस का, लोगों को कांग्रेस पे क्या है, अविश्वास। ओए ओए, गायत्री जी, ये बताना बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन बताने में 5% भी वो आनंद नहीं आ रहा जो उस समय पीछे वो उद्घोष चल रहा था ना। 330 सांसद जब एक ही आवाज में बोल रहे थे, कांग्रेस पे क्या है, अविश्वास, कांग्रेस पे क्या है, अविश्वास, तो किस तरह से कांग्रेस को खत्म कर रहे थे, टीयर अपार्ट कर रहे थे, रेटल कर रहे थे, डिमोलिश कर रहे थे, वो देखने लायक आज दृश्य था। मैं कहूंगा ऐसा ऐसा दृश्य कांग्रेस ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि कभी ये दिन भी हमें देखना पड़ सकता है, जो आज कांग्रेस की उन्होंने हालत कर दी, गायत्री जी। और उसके बाद मोदी का कंपोजर, इसके बावजूद भी पूरा डिटरमाइंड, पूरा कॉन्फिडेंट, पूरे एक विल के साथ आए थे, आज तो करके जाऊंगा। और तब तक इतनी ज्यादा उनकी हालत बिगड़ चुकी थी कि पता मोदी जी ने अगली बात क्या कही, यहां पे बड़े गमगीन होते हुए, यहां पे मैं कांग्रेस यूपीए के साथियों के साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करना चाहूंगा। सब एकदम सीरियस हो गए, क्या हो गया इनको। बोल रहे, मुझे मालूम चला कुछ दिन पहले बेंगलुरु में यूपीए का अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया है, और लेकिन मैं उस संवेदनाएं क्यों नहीं दे पाया, मैं असमंजस में था, क्योंकि अगर कांग्रेस दुखी होती तो मैं संवेदनाएं देता। ये तो खुश हो रहे थे, ये तो नई कुछ क्रिएशन के ऊपर हर्षोल्लास में थे, सेलिब्रेशन में थे। अपना ही वजूद खत्म करके कोई कैसे खुश हो सकता है, पुराने खंडर पे नया पेंट करके कोई कैसे इतना इतरा सकता है। ओए होए होए होए, खटारा गाड़ी को आपने बैटरी ऑपरेटेड बना के लोगों को दिखाने का प्रयास किया, आपने अपने गठबंधन से जिस तरह से लोगों को आपने ठगने का प्रयास किया है, और फिर वो नाम के ऊपर आए। बोले, आप क्या सोचते हैं सिर्फ नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा? भारत की जनता को आपके नाम से नहीं, आपके काम से लेना देना है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो आपने आज टाइटल दिया है कि दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणबीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणबीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। यानी नाम रखने से कुछ नहीं होता, आप काम में विश्वास करो। और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके क्या कहा उनको, ये चीज तो हमने आज तक किसी ने एनालाइज नहीं की, गायत्री जी। कहते हैं तुम्हारा तो नाम भी तुमने एनडीए से चुराया है, तुम हर चीज चुरा के करते हो, तुम्हारी कोई चीज अपनी है ही नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पार्टी का जन्म हुआ वो भी हिंदुस्तानी नहीं है, एओ ह्यूम्स ने तुम्हारी पार्टी का जन्म दिया।
जो तुम्हारा झंडा आया वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। 1920 में स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा देने के लिए जो ध्वज मिला, तुमने उसी के तीनों रंग चुरा के लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया कि हम ही इंडिया हैं, और आज भी तुम ऐसे ही आवाजें लगाते हो कि हम ही इंडिया हैं। यहां तक कि अब तो हद कर दी उन्होंने, बोले यहां तक कि तुमने तो वोटरों को लुभाने के लिए गांधी का नाम तक चुरा लिया। पहली बार मैंने संसद में इस तरह का वक्तव्य मोदी जी के मुखमंडल से सुना। कांग्रेस के साथियों की तो पूछो तो काटो तो खून नहीं कि वो क्या कह के कैसे कह के डिफेंड कहे, क्योंकि दबे पांव में और हल्के स्वर में तो अक्सर ये बातें उठा करती थी, पर मोदी जी के मुंह से आज जब यहाँ पे ये बात निकली और उसके बाद उन्होंने कहा, बोले तुम्हारा तो अब जो नाम रखा है, तुम देश का नाम रखने से सोचते हो कि तुम देश हो गए हो, तुम्हारा ये नाम भी एनडीए के बिना नहीं बन सकता। और मैं तब तक मैं भी नहीं समझा था क्यों कहना चाह रहे हैं, तो फिर समझ में आया, उन्होंने बताया, बोले INDIA, इन 5 शब्दों में 3 शब्द तो एनडीए ही है, और बीच में सिर्फ 2 आई लगे हैं, और वो 2 आई इसलिए हैं क्योंकि वो 2 आई आपकी मैं को दिखाते हैं, आपके अहम को दिखाते हैं। पहला आई वो 26 दलों का घमंड है, और दूसरा आई वो एक परिवार का घमंड है जो खुद को राष्ट्र से भी ऊपर समझता है। बाकी तो क्या है, एनडीए ही तो है, और तो कुछ नहीं है तुम्हारे नाम के अंदर। मतलब क्या उन्होंने पोस्टमार्टम किया। हम इतने दिन से I.N.D.I.A कर रहे हैं, पर इंडिया के अंदर एनडीए से वो नाम बना है, ये तो हमने किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने कुछ बड़े तीखे सवाल उठाए। बोले डीएमके के तमिलनाडु के एक मंत्री कहते हैं कि भैया ये इंडिया क्या है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम तो इंडिया में तमिलनाडु है ऐसा भी नहीं मानते। तो क्या आपके गठबंधन में वो डीएमके के वो साथी हैं, डीएमके है, और आप खुद को इंडिया कहते हो? नाम का ये जो चश्मा आपने ले रखा है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। काम दिखाओगे तो दुनिया आपको मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। बाहर का लेबल बदलने से आपके अंदर के पाप धुलने वाले नहीं है, ये जो जनता है ये सब जानती है। और इस इंडिया को, गठबंधन को, उन्होंने आज एक और नया नाम दे दिया, और वो था घमंडिया गठबंधन। यानी घमंड के बाद वो इंडिया जोड़ दिया, तो घमंडिया गठबंधन कह दिया। और मुझे लगता है आगे आगे बीजेपी के बहुत सारे वक्तव्यों में आपको ये घमंडिया का ही आपको चित्रण होगा। कांग्रेस के चरित्र को उन्होंने 2 शब्दों में आज बखान कर दिया। आज तो ऐसा था जैसे कांग्रेस को बिल्कुल फाड़ के फेंकने के मूड में आए थे। क्या क्या विश्लेषण किया गायत्री जी उन्होंने। बोले कांग्रेस के 2 ही चरित्र मेरी समझ में आते हैं, एक है परिवारवाद और दूसरा है दरबारवाद। यानी परिवारवाद तो हम सब समझते हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, कि आप अपने लोगों को ही आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम के पीछे गांधी ना हो, जो आपके परिवार का ना हो, वो आगे बढ़े, वो आपको पसंद नहीं है। चाहे तभी तो कितने यंग लीडर्स को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। हर वो व्यक्ति जिससे कांग्रेस के युवराज को डर लग सकता था, उसको दरकिनार कर दिया। वो आज टॉपिक नहीं है, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा दरबारवाद, क्योंकि यहां सिर्फ जी हुजूरी चलती है। यू से आई डू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आपने कोई सवाल करने की गुस्ताखी की तो जिल्ले इलाही आपसे नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, और फिर आपको दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाएगा। और ऐसा ही इन्होंने आज तक बहुत सारे लोगों के साथ किया, वो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, भीम साहब अम्बेडकर, सॉरी, जगजीवन राम हो, ये अपना चंद्रशेखर हो, चरण सिंह हो, ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने इनके दरबारवाद के आगे झुककर सलाम करने को मना कर दिया। अरे जो लोग इनके दरबारी नहीं बने, उनके तो संसद में इन्होंने पोर्ट्रेट भी नहीं लगवाने दिए। आपको हैरानी होगी जान के कि जो 1990 में कई पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में संसद के इनके लोगों के बीजेपी ने लगवाए। उदाहरण डेट्स के साथ दी उन्होंने। बोले 1991 में लोहिया का पोर्ट्रेट नॉन कांग्रेस सरकार ने लगवाया, 1978 में नेताजी का लगाया, 1993 में लाल बहादुर शास्त्री का लगवाया, सरदार पटेल की प्रतिमा एनडीए ने बनाई। इन्होंने अपने लोगों के कभी भी उनको ग्लोरीफाई नहीं किया, अगर वो या तो परिवारवाद में होने चाहिए या दरबारवाद में होने चाहिए। ये 2 ही चीज है। यहां तक कि हम लोगों ने, एनडीए ने, उन्होंने कहा पीएम म्यूजियम जो बनाया वो पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठ के, परे उठ के, आज तक के जितने पीएम हैं सबको ग्लोरीफाई करने का काम किया। इस तरह से राष्ट्र चलता है, ना कि परिवारवाद और दरबारवाद के ऊपर।
और उसके जी, बाद फिर वो आशीष राहुल जी, आशीष जी, रुकिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे को जी पता है आप 2 ढाई घंटे का समरी देने की कोशिश कर रहे हैं और व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड है उससे, और जैसे-जैसे हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, आई एम जी श्योर दे जी वांट टू प्लीज हियर एवरीथिंग दैट हैज़ बीन स्पोकन। एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। जी प्रीति दिन, इनका नाम इन्होंने बहुत मस्त रखा हुआ है, ये हम जितने भी नेशनलिस्ट चैनल हैं, उनके रेगुलर व्यूअर हैं। आशीष जी, डू यू थिंक जी आफ्टर दीज़ स्पीचेस बाय मोदी जी and Shah ji, BJP's voters' faith in them will be restored to the level it was in 2019 elections? जी, डेफिनेटली इसका डेफिनेटली सर, ये ऐसा नहीं है। ये देखिएगा, ये तो पहले से हम लोगों को पता है कि 2014 में जितनी थंपिंग मेजोरिटी मोदी जी को मिली थी, 2019 में उससे ज्यादा मिली है। और अब 2024 में अब हम 303 330 की बात नहीं करते हैं वो लोग, अब वो 400 प्लस की बात करते हैं। रीजन बीइंग कि 2019 में जितनी सीटें मिली थी, उसके बाद के जो डेवलपमेंटल काम हुए वो सारे एड अप कर रहे हैं। प्लस आज का जो वक्तव्य ये मोदी जी का था और कल का अमित शाह जी का था, ये डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इन लोगों के पास, क्योंकि 2024 की अब ट्यून सेट हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी वॉर फ्रंट, युद्ध का बिगुल बज चुका है। इसलिए इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता अपनी अपनी तलवारों को धार लगाने का। और आज वही काम मोदी जी एंड टीम ने पिछले 3 दिन के अंदर किया है, जो आज फाइनली मोदी जी ने उसका फाइनल नेल ऑन द कॉफिन गाड़ के ये काम किया है। कांग्रेस को डिमोलिश करना, उसको मेंटली डिस्टर्ब करना, प्लस उस I.N.D.A गठबंधन में जहां पे मेजर कंपोनेंट कांग्रेस का है, अगर कांग्रेस टूट जाती है तो गठबंधन ठगबंधन ऑटोमेटिकली टूट जाता है। अधिर रंजन को जान के उठाना, उनके नाम को, उनके फ्लैग को, उनके सिंबल को उठाना, और आगे आगे मैं कुछ और भी तथ्य आपके सामने रखूंगा। आई एम सॉरी, आज थोड़ा लंबा हो रहा है, शायद अभी भी मैंने सोचा था 30 मिनट में खत्म कर दूंगा, बट मे बी 30 का 35 या 40 होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें अभी रहती हैं कि मैं क्रिस्प में भी बताऊंगा ना। तो आज मतलब एक्चुअली मोदी जी वॉज और अ वॉर फुटिंग ऑन अ आशीष जी, अब हम सिर्फ मिशन। मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं, बिकॉज़ हमारे वी आर नॉट पार्लियामेंट पे, हम पार्लियामेंट की तरह तो 2 ढाई घंटे तो बात नहीं कर सकते। तो आप बस नहीं नहीं मेन पॉइंट्स पे कॉल करते जी हैं। जी। जी जी। फिर वो फिर से राहुल गांधी के ऊपर आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने ये नाम लिए बिना आज उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही सभ्यता से उन्होंने बात कही, किसी का नाम नहीं लिया। बोले यहां ये सवाल उठाया गया था कि ईगो से रावण का नाश हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगा वो ईगो ही थी जिससे कुछ लोग 400 से 40 पे आ गए। अब वो कांग्रेस को कह रहे थे, और जब वो ईगो और रावण की बात कर रहे थे तो सबको पता है वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे। तो आज बड़े ही तरीके से उन्होंने सारी बात कही, और उसके बाद ये कहा कि वो भी एक जमाना था जब युद्ध पोत पे लोग पिकनिक मनाया जाते थे। लोग समझ रहे हैं कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस रूल में ऐसा हुआ था, लेकिन आज वही युद्ध पोत दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के काम आ रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि किसी जमाने में एरोप्लेन्स को यूज किया जाता था केक और कपड़े लाने के लिए, और आज उनको गरीबों की वैक्सीन लाने के लिए। इस तरह के एग्जाम्पल्स जब उन्होंने दिए ना, तो ये एग्जाम्पल्स गायत्री जी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग, कॉमन मैन उससे नरेट कर पाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। जब तक आप अंधेरा नहीं देखो तब तक आपको रोशनी की कदर नहीं होती। ये दिखाने का उन्होंने प्रयास किया, इसलिए वो कंट्रास्ट उन्होंने क्रिएट किया। फिर राहुल गांधी के ऊपर फिर से आए, वो बोले मैंने सुना था कि कुछ लोगों ने कहा कि आज मैं दिल से बात नहीं करूंगा, तो अच्छा दिमाग से बात भी आप लोग कर सकते हैं क्या? इस तरह के कमेंट्स, बीच बीच में व्यंग देना, राहुल गांधी को, कांग्रेस को टारगेट करना, तो बड़ा मतलब आज बहुत बढ़िया उन्होंने तरीके से इसको काम किया। और उसके बाद ये जब मोहब्बत की दुकान की बात फिर से छेड़ दी उन्होंने कि मोहब्बत की दुकान कैसे लोग इसको कहते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी लूट की दुकान है, झूठ का बाजार है, इन्होंने नफरत बेची है, तुष्टीकरण बेचा है, मन काले हैं, परिवारवाद किया है, यूं करके इन्होंने बहुत सारे तरीकों से। उसके बाद ये फ्रीबीज के ऊपर आ गए कि ये लोगों को लुभाने के लिए, वोट खरीदने के लिए जो सरकारी पैसा लुटाया जा रहा है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। क्योंकि अगर आपने ये करना बंद नहीं किया तो उन्होंने फिर से उनके जो सारे सभा के साथी थे 330 लोग, वो सब एकजुट होकर बोलने लगे कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो तुष्टीकरण की, वो बोलते थे आगे से, वो बाकी 330 बोलते थे गारंटी है, करप्शन की गारंटी है, पॉलिसी पैरालिसिस की गारंटी है, आतंकवाद की गारंटी है, बेरोजगारी की
गारंटी है। ये अभी सुनने में इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा गायत्री जी, लेकिन जब वो 330 लोग वो गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है शब्द बोलते थे, आपको यकीन नहीं आएगा, अब तक तो इतनी बुरी हालत हो गई थी ऑपोजिशन की, क्योंकि मणिपुर 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 वो चिल्लाए जा रहे थे, कि आज मुझे समझ में आया कि एक अकेला सब पे भारी क्यों हुआ। क्योंकि 5 बजे जो वक्तव्य मोदी जी का शुरू हुआ था, 6:41 पे फाइनली ओपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, और सब ऐसे होके देख रहे थे कि तुमने ही तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मांगा, तुम ही तो मोदी को सुनना चाहते थे, अब जब वो बोल रहे हैं तो तुम्हें सब्र भी नहीं हो एक्चुअली रहा है। वो वॉकआउट किया होगा, एक तो दुखी हो गए होंगे कि आज इतना धो रहे हैं, एग्जैक्टली। बिना ऋण लगाए धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं। एंड देन उनको लगा चलो अब हम थोड़ी इतना धोने के बाद थोड़ा चाय पी, मतलब सूख साख के चाय वाय पी कर आ जाते हैं। आई एम श्योर दैट काइंड ऑफ इमोशंस वुड हैव बीन राइडिंग इन देम। जी जी, तो ये सब चीजें जो थी, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने वॉकआउट करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं। मोदी जी डिड नॉट स्टॉप हियर, द शो वेंट ऑन। और लेकिन हैरानी की बात क्या थी, जैसे मैंने कहा ना, वो खेल रहे थे, शेर जैसे खेलता है ना हिरन के बच्चे से, जैसे उन्होंने वॉकआउट किया, और वॉकआउट वो शोर मचा रहे थे, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, जैसे उन्होंने वॉकआउट किया गायत्री जी, 1 मिनट बाद मोदी जी ने मणिपुर पे बात करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे उनके बाहर जाने का ही इंतजार कर रहे थे, उनको इरिटेट करके जैसे ही वो बाहर गए, इन्होंने मणिपुर पे बात करनी शुरू कर दी। ज्यादा बात मणिपुर पे इन्होंने नहीं की, क्योंकि इन्होंने फिर से यही कहा कि होम मिनिस्टर ऑलरेडी इसके ऊपर पूरी चर्चा करने को तैयार थे, लेकिन ऑपोजिशन तैयार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कल 40 मिनट अमित शाह जी ने बहुत धैर्य के साथ पूरे वक्तव्य, पूरे फैक्ट्स और लॉजिक्स रखे हैं। इन्होंने आज कोई मणिपुर के ऊपर इन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं की, थोड़ी बहुत बातें करी, और उसके बाद वो मां भारती के ऊपर भी आए कि कैसे कोई इस तरह से कर सकता है, और फिर उन्होंने फैक्ट्स बताए कि एक्चुअली 1947 में मां भारती की भुजाओं को विभाजन करके देश का किसने काटा था, वंदे मातरम स्वर का भी किसने निरादर किया था। और ये सब बातें करके कुछ इस तरह के विषय रख के उन्होंने अपनी बात को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने का यहाँ पे प्रयास किया, कि जिस तरीके से ये लांछन लगा रहे हैं कि ये हमने किया, ये एक्चुअली इसके पीछे हम लोग नहीं है, इसके पीछे ये खुद हैं जो आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही गायत्री जी, 3 अक्षम्य अपराध जो कांग्रेस ने किए, डेट्स के साथ उन्होंने बताने शुरू किए कि आप बताइए कि 5 मार्च 1966 में मिजोरम के ऊपर, अपने ही नागरिकों के ऊपर कोई हवाई हमले का आदेश कैसे दे सकता है? ये इंदिरा कांग्रेस। गांधी, ये इंदिरा इस पे गांधी मैंने शो किया हुआ है, अगर मेरे साथ लोग जी। कवर करेंगे, विष्णु शर्मा जी की बुक है जिसका नाम है इंदिरा फाइल्स। उसमें उन्होंने, जी। पहले बहुत कम लोगों को पता था, आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने जब ये पॉइंट बताया और आज मैंने मोदी जी जी। के मुंह से सुना तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1966 5th मार्च इंदिरा जी। गांधी ने निहत्या, और उस वक्त मिजोरम वाज नॉट अ सेपरेट स्टेट, मिजोरम वाज पार्ट ऑफ असम। जी। ये इन्होंने जी। बम गिरवा दिए थे सीधे सीधे, इंदिरा गांधी ने। जी यही उन्होंने पूछा कि जो नॉर्थ ईस्ट में हुई हुई घपले हैं, जो दर्द हैं, जो दुख दिए हुए हैं, जो उसके पीछे की कहानियां हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। और आज ये जो उनके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखा रहे हैं, ये कितना बड़ा प्रोपोगेंडा और हिपोक्रेसी कर रहे हैं, वो उन्होंने एक्सपोज करने का प्रयास किया। फिर 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ दिया था असम को उसके हाल पे, जब चाइना ने अटैक किया था, और सिर्फ एक लाइन कही थी, माई हार्ट गोज आउट फॉर द पीपल ऑफ असम, और उनको हेल्पलेस छोड़ दिया था, तब क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? तब क्या वो भारत मां के ऊपर वो अटैक नहीं था? इस तरह के पॉइंट्स गायत्री जी रख के आज उन्होंने कांग्रेस को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से उस समय भी लोहिया जी ने खुद ये कहा था नेहरू के बारे में कि कितनी लापरवाही की और कितनी खतरनाक बात है कि 30,000 स्क्वायर मील को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके विकास से वंचित किया गया है। ये मणिपुर के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जब कोई भी ध्यान नेहरू जी नहीं दे रहे थे, तो लोहिया जी ने ये वर्ड्स, एक एक वर्ड बताया उन्होंने जो कहे थे। खैर, उन्होंने ये सब बातें इसलिए बताई कि लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस की रियलिटी क्या है, कांग्रेस ने किस तरह से आतताइयापन दिखाया है, और अब वो किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स दिखा के बीजेपी को या एनडीए को एक विक्टिमाइज वहां के लोगों को हो रहे हैं ऐसा दिखा के, जबकि दे आर द रियल प्रॉब्लम।
आज तक की अगर वहां की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद कांग्रेस की ही बोई हुई है। ऐसी बातों को उन्होंने कई एग्जाम्पल से ये बताया और कई चीजों से बताया कि उस टाइम पे जब स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं हुआ जाता था तो सरकार किसकी थी? फिर उसके सारे लोग बोलते थे कांग्रेस की। मीडिया मंदिरों को 4 बजे बंद कर दिया जाता था, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। आईएएस आईपीएस को अपने वेतन में से कुछ पैसा टेररिस्ट को देना पड़ता था, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। उग्रवादी संगठनों से पूछे बिना कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं बनते थे, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ऐसे कम से कम 10-20 पॉइंट उन्होंने गिनवाए और जो पीछे से इस तरह की एक मास आवाज आती थी ना, आज एक अजब ही दृश्य आज देखने का मौका मिला। गायत्री जी सच में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने आज। और उसके बाद ये सब कहते हुए उन्होंने अब कंक्लूडिंग की तरफ आना शुरू किया और वो उन्होंने कहा कि अब मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे शरीर का कण कण और मेरे समय का पल पल इस देश के विकास के लिए है। और इसीलिए कंक्लूडिंग में ये कहता हूं कि मैंने 2018 में बहुत तारीफ करता हूं मैं ऑपोजिशन की कि मैंने उनको काम दिया था। मैं दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मेरा कहा माना और मैंने काम ये दिया था। 2018 में मैंने उन्हें कहा था कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ लेके आना, और वो लेके आए। वो इसलिए कह रहे थे 18 में जब कहा था कि इसका मतलब 2023 में लेके आना, मतलब 19 में तो मैं ही आने वाला हूं। कहते हैं लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की, देश के लोगों को डिसअपॉइंट किया है। आज मैं फिर उनको यही होमवर्क देके जा रहा हूं 2023 में कि आप 2029 में फिर से मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आना। यानी कहने का मतलब ये था 2024 में आ तो फिर मैं ही रहा हूं, लेकिन अब की बार अच्छी तैयारी से आना और इस तरह मत आना जैसे इस बार आए हो। और इस तरह की बातें कहते हुए आज जो उन्होंने जिस तरीके से रिप्ड अपार्ट कर दिया पूरे कांग्रेस को, और चलते चलते वक्तव्य में जब लास्ट में फाइनल नेल ऑन द कॉफिन ये रहा गायत्री जी कि अधीर रंजन चौधरी को उसके मिसकंडक्ट की वजह से संसदीय कार्य मंत्री की रिकमेंडेशन पे स्पीकर ऑफ द हाउस ने ना सिर्फ उसकी मिसकंडक्ट को रेफर कर दिया प्रिविलेज कमेटी को, बल्कि ये भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी कि जब तक प्रिविलेज कमेटी की रूलिंग नहीं आती तब तक ही इज बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस। So they have given Congress another reason to make hue and cry, but whatever it may be, आज की स्पीच उनकी, आज का वक्तव्य उनका और आज का कांग्रेस को टीयर अपार्ट करना उनका, कांग्रेस को अब कई दिनों तक नहीं कई दशकों तक सोने नहीं देगा। मजा आ गया आज गायत्री जी। That is what a leader is all about. It's not about BJP and Congress. It's about leadership. It's about commitment. It's about your dedication. It's about your devotion. It's about your composure. It's about attributing the leadership qualities that a big nation like India should have. Hats off to that person. जी. थैंक यू आशीष जी। आप रैपिड फायर राउंड नॉन स्टॉप आप पानी पी लीजिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड कमिटमेंट। जी अभी एक और क्वेश्चन आया एंड उस्ताद जी आपका ना नाम बहुत मजेदार है, कभी असली नाम भी लिखिएगा, उस्ताद ट्वीटुद्दीन खान छांचड़। Ashish ji, do you agree? But I think I would answer this question. Ashish ji, I think you should have a glass of water. Ashish ji, do you agree with them who say that BJP is losing the narrative war in social media and other media? And if yes, how can they win it back? Okay, let me answer this. First of all, I agree. To certain extent, BJP is losing the war in social media because they do not have a proper team. और BJP की जो IT सेल है वो हम जैसे लोगों के कंधों पर चलती है. Let's accept the fact with a pinch of salt. But सोशल मीडिया और जो लोग वोट करने जाते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ट्विटर पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोग वोट करने जाते हैं? लाखों करोड़ों लोग जो जमीन पर रहते हैं, जो धरातल से जुड़े हुए हैं, वोट करने वो जाते हैं। मोदी जी ये सोशल मीडिया वाले लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। वोट उन्हें कहां से आते हैं? ये सोशल मीडिया वाले लोग जो है ना, आधे से ज्यादा जब छुट्टी मिलती है तो रजाई तान कर या एसी चलाकर सो जाते हैं एज पर द एनवायरमेंट। वोट करने जाता है वो तबका जिसके लिए मोदी दिन रात काम कर रहे हैं। So it doesn't matter also even if he's losing a war this way because he's working for the real people on the ground. End of the day, जब लोग रेलवे स्टेशन पर, एक टाइम पर रेलवे स्टेशन पे मैं जाती थी तो नाक के ऊपर रुमाल रखनी पड़ती थी बिकॉज वहां पे इतनी ओपन डिफिकेशन होती थी, ओपन में इतना जैसा सुसु पॉटी होता था बिकॉज इट यूज्ड टू स्मेल। और आज की डेट में हमारे जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, दे आर वर्ल्ड क्लास नाउ।
सारी जगह नहीं हुए, बट कोशिश तो हो रही है। द वे द थिंग्स आर इंप्रूविंग, आपको रेल्स railways itself are like better than many flights now. सो वो जो काम हो रहा है ना, वो जनता को दिख रहा है, और वो जनता वोट करने जाती है। और अब आज की डेट में सब समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया वाले लोगों को भी पता है कि नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेटिव पे बवाल मचाया जाता है। अब एनडीटीवी खोलते ही सबको पता होता है भैया ये तो एंटी मोदी बोलेंगे, सबको पता है। इंडिया टीवी सबको पता है क्या बोलेंगे, जी न्यूज वाले सिर्फ मोदी के लिए बोलेंगे, सबको पता है। एबीपी वाले कहाँ बोलेंगे, सबको पता है। सो पीपल नो ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी देयर इन देयर माइंडसेट। चैनल खोलने से पहले ही सबको पता होता है कि भैया किस डायरेक्शन में जाएगी टॉप। सो आई गायत्री जी, मैं थिंक इसमें एक चीज और दिस ऐड करूंगा। मैटर। हम लोगों को ये भी पता जी होता है, हम लोगों को, जैसे हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा न्यूज चैनल के अलावा कौन सा न्यूज़पेपर प्रो एनडीए है या एंटी एनडीए है। जैसे मुझे कई बार डिबेट्स में बैठना होता है, तो मुझे अगर बीजेपी का नैरेटिव सेट करना है, तो मुझे पता है मुझे कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो मुझे बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। और मुझे ये देखना है कि मेरा ओपोनेंट किस तरह की बात करेगा, कहां पे आके बीजेपी के लोगों को घेरा जा सकता है, तो वो ओपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए कौन से न्यूज चैनल और कौन सा प्रिंट मीडिया काम करेगा। एग्जैक्टली आजकल सब लोगों को पता है कि वो न्यूज, मेरा एक दोस्त था, अब मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, मैंने उसको बोला यार आजकल तुम स्टिंग वगैरह बहुत कर रहे हो यार, आजकल तुम्हारे स्टिंग से बहुत लोगों में नॉलेज आ गई है। बोले तुम्हें क्या लगता है, वो मुझसे पूछा, बोले तुम्हें क्या लगता है जो सच है वो दिखाया जाता है। मैंने कहा फिर तेरा कहने का मतलब क्या है। बोला जो बिकता नहीं ना वो दिखाया जाता है, जो बिकता है वो तो बेच दिया जाता है। अपने पास कोई स्टिंग आता है तो अपन पहला फोन इसको करते हैं, भाई साहब आपका स्टिंग आया है, आप बताओ दिखाने वाला इतना दे रहा है, नहीं दिखाने के लिए आप कितना देते हो। तो बोला हमारे यहाँ तो ओपन बोली चलती है, दिखाने का इतना और ना दिखाने का इतना, जहां से ज्यादा पैसे मिले अपन वो काम कर डालते हैं। सो मेनी ए टाइम्स आज की डेट में ये चीजें लोगों के अपने खुद के माइंडसेट से या आपके जैसे चैनल के माध्यम से जो इम्पार्शियल होके सब चीजें दो लोगों के सामने रखता है। जहां तक ये पेड मीडिया है, ये लोग तो मतलब पेड ही हैं, फिर तो जो जैसे देता है वो उसी की दरबारी हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो मैंने अभी उस यूट्यूब वीडियो का जो जिसपे मैंने आज बात की कि aizawl पे निहत्थे लोगों पर बॉम्बिंग की थी इंदिरा गांधी ने, वो मैंने ऑलरेडी लाइव चैट में पिन कर दिया है। प्लीज आप लोग में से जो लोग देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड दिस हैज बीन एलैबोरेटेड बाय विष्णु शर्मा इन हिज बुक कॉल्ड इंदिरा फाइल्स, और बहुत अच्छा काम किया। और इंदिरा गांधी सिर्फ इतना ही नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन्स तक देना चाहती थी पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान जो हमारे ऊपर आज तक 4 बार अटैक कर चुका है। सो दिस वाज नॉट इट। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इन लोगों के कारनामे बाहर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव यू सीन साहिब्स हु नेवर गॉन डॉक्यूमेंट्री? गूगल जी, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। हैव यू सीन साहिब्स हु नेवर गॉन डॉक्यूमेंट्री? आई डोंट अंडरस्टैंड गूगल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, last question and then let's wind up because it's taken a lot. Gayatri ji, do you think Soros or any other international agency working against India's interest can influence election? सुधीर जी, आप मानेंगे नहीं, इस वक्त बहुत बुरी तरीके से लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। एज आई सेड, इसीलिए मोदी जी सोशल मीडिया वालों के लिए काम नहीं करते, न्यूज़पेपर्स वालों के लिए नहीं काम करते, ग्राउंड से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है वोट यहां से आएंगे, वोट यहां से आएंगे। और जिस तरीके से ये जो, क्योंकि आप पैसे किस किस को दोगे, आप टॉप नॉच को दोगे, वो टॉप नॉच होगा, अपने पास पैसे रख लेते हैं, ग्राउंड पे तो वोटिंग करने गायत्री वैसे जी, भी यहाँ नहीं पे मैं जाते एक हैं चीज ना। और बताऊंगा। मुझे एक दोस्त से पता चला कि बीजेपी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां के वर्कर्स को सैलरी या पेमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे दे आर वर्किंग ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट रादर देन ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, जो आपको पैसे की वजह से मिले। तो यहाँ पे जो आपके एक साथी का, एक ऑडियंस का, एक व्यूअर का सवाल था, उसके ऊपर मैं बता रहा हूं कि जो बीजेपी है वो तैयारी अपनी कैसे कर रही है। जो वो बताते हैं कि उनका जो बूथ लेवल की वर्किंग है, जिस तरह से वो ग्रॉस रूट लेवल तक वर्कर उनका जाता है ना, और हर इलेक्शन को सीरियसली लेते हुए, मुझे नहीं लगता कि जितने लोग भी मोदी जी की वर्किंग को जानते हैं उनको कोई सवाल होगा इसमें कि मोदी जी के बारे में ये मशहूर है कि ना वो सांस लेते हैं ना लेने देते हैं, ना चैन लेते हैं ना लेने देते हैं। उनके साथ तो एमपी बन के रहना या मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बन के रहना जितना टफ और कंपेलिंग है, बिकॉज वो उस लेवल के अपने साथियों को भी स्ट्रिंग्स पुल करके रखते हैं। तो ग्रास रूट लेवल वर्कर
तो एकदम टाइट रहता है और यही वजह है कि बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन को बड़े दिल से लड़ती है और शायद यही उनके इस लेवल की एक्सपेंशन की वजह भी है गायत्री जी। जी, थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इट रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। आशीष जी 2.5 घंटे बैठे हुए थे, 14 पन्नों का इन्होंने नोट्स बनाया एंड ही ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन व्हाट डू यू से in this short span of time. It really takes a lot of effort, so do like, subscribe and share the channel and the video. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।